ओके, तो फिलहाल अभी मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ, फिर आगे और डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। आइदर आपके पास टूल है, ये जो टूल दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, ये एक सेपरेट टूल होता है। एसक्यूएल एक सेपरेट डेटाबेस है। तो जब भी हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं और हमारे सिस्टम में अगर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं कि एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं है। ये स्टूडियो अगर इंस्टॉल नहीं है तो स्टूडियो बेसिकली एक टूल है, यूआई है, जहाँ से हम डेटाबेस एक्सेस करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, न्यू डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं सिस्टम डेटाबेस। और अगर दूसरा तरीका, आपको न्यू क्वेरी विंडो ओपन कीजिए और यहाँ पे सीधा टाइप कीजिए क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम टेस्ट1। ठीक है, जैसे आप क्रिएट कीजिएगा यहाँ से ये क्रिएट हो जाएगा। तो रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे टेस्ट1 आता है। ठीक है, ये नया डेटाबेस। फिलहाल इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप, क्या चीज़ आप ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ड्रॉप काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, और यहाँ डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ये कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ये एक पॉइंट है कि ये जो रेड दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली वार्निंग नहीं है, ये एरर का है सिंबल। ठीक है, यहाँ जो दे रहा है वार्निंग होता है, जो ग्रीन कलर से आता है बन के। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कैन नॉट ड्रॉप द डेटाबेस बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस और डू नॉट हैव परमिशन। मान लो मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब तो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, अब क्यों एरर बता रहा है? तो एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि जो एसक्यूएल का कैसे होता है वो रिफ्रेश नहीं हो पाता, इस वजह से ये एरर बताता है। तो कभी कभी हम जब टेबल को यूज करते हैं तो इंटेलिजेंस काम नहीं करता। इंटेलिजेंस मीन्स कि आप जो भी सिस्टम, जो भी सिंटैक्स, जो भी फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंस नहीं, ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होता, जिसके थ्रू हमें जो है एक सजेशन नहीं मिलता है और हमको यूज नहीं कर पाते, हमें मैनुअल राइट करना पड़ता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने कुछ चीज़ें नई बनाई, नई टेबल बनाया, नए प्रोसीजर बनाया, आप उनको मॉडिफाई करके देखिए, वो एरर बताएगा। तो सिंपल से करना क्या है, आप व्यू में जाइए, इसमें एडिट में जाइए, इंटेलिजेंस में जाइए। इंटेलिजेंस में जाने के बाद ऑप्शन आता है रिफ्रेश लोकल कैसे। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये रिफ्रेश कर देगा लोकल कैसे, और आपका जो एरर है वो चला जाएगा। और अगर जो एक्चुअल में स्कीमा एग्जिस्ट नहीं करता है उस पर एरर बना रहेगा, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है उसका एरर चला जाएगा यहाँ से। तो इसके दो तरीके, आइदर आप यहाँ से आके कर सकते हैं और आप कंट्रोल शिफ्ट आर दबा के कर सकते हैं, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, होपफुली ये चला जाए, ये चला गया यहाँ। ठीक है, नाउ ड्रॉप द डेटाबेस। हमने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमें यूज़ नहीं करना इसको। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मास्टर डेटाबेस होता है। मास्टर डेटाबेस क्या होता है, मास्टर डेटाबेस यूज इसलिए होता है ताकि आप अपने जो एसक्यूएल सर्वर्स में अदर डेटाबेस, यू कैन से कि एक मास्टर डीबी है। ठीक है, मास्टर डीबी में आपकी सारी लॉगिन्स की डिटेल होती है, सारी जो भी लोकल डेटाबेस बनता है इसमें जाके बनता है। ठीक है, इसलिए मास्टर डीबी है कि जो फंक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मास्टर डीबी में स्टोर रहती हैं, जिनको हम यूज कर पाते हैं। क्योंकि अगर मास्टर डीबी बना के नहीं रखेंगे तो आप जो भी फंक्शन यूज करोगे कहाँ से यूज करोगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जिसने बनाया उसने एक मास्टर डीबी बना दिया, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी इनबिल्ट दे दी। जैसे डॉटनेट में क्या होता है, बेस क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास लाइब्रेरी क्या होता है, बेस क्लास लाइब्रेरी ये होता है कि आप जो भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे सिस्टम हो गया, सिस्टम यूज करते हैं ना, यूजिंग सिस्टम। सिस्टम एक क्लास है, उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेस क्लास लाइब्रेरी हमें मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट इन बिल्ट CLR के थ्रू। तो हमें
उसको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिस्टम खुद ही प्रोवाइड करता है, तो हम यूज कर लेते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, या जो भी CLR का सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है हमें, तो हमें एक्स्ट्रा उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाती है। वैसे मास्टर डीबी है, मास्टर डीबी में वो सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड एक यूजर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। प्री डिफाइन का मतलब ऑलरेडी बने बनाए हैं, यूजर डिफाइन का मतलब जो हम बनाते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मास्टर डीबी इसलिए यूज होता है। अब आते हैं कि टेबल क्या होता है, फिर थोड़ी सी मैं इसमें वो दे देता हूँ ओवरव्यू। मेरे पास पूरा इंटरव्यू क्वेश्चन का सेट है, बट वो तब मैं दूंगा, या फिर मैं 1 बाय 1 करके इंटरव्यू लूँगा जब लास्ट हो जाएगा सेशन तब, ताकि आपको प्रिपेयर भी करा सकूँ इंटरव्यू देने के लिए, आगे चल के आप इंटरव्यू दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ टेबल क्या होता है। बेसिकली इसको इंटरव्यू में पूछते नहीं, लेकिन जानना ज़रूरी है, अगर आप जानते हैं तो भी जान लीजिए। व्हाट इज टेबल और what is row, okay, what is fields, 3 चीज़ जानिए पहले। तो टेबल क्या होता है बेसिकली, टेबल डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आप ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि RDB में स्टोर इन डेटाबेस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड टेबल। तो डेटाबेस में जो भी एक डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको हम टेबल भी कह सकते हैं, या टेबल कहते हैं बेसिकली। इनमें बेसिकली क्या कंडीशन होती है, जो एंट्री जाती है, ठीक है, जो एंट्री होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं और रो के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा कुछ भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो कॉलम और रो होता है वो नंबर के फॉर्मेट में होता है, कि एक टेबल में स्पेसिफिक रोज स्पेसिफिक कॉलम होते हैं। इंक्रीज डिक्रीज अलग बात हो गई इसमें, लेकिन जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि बिना किसी कॉलम के तो कोई टेबल बनेगा ही नहीं, ठीक है। रो नहीं है डेट उसमें चलेगा, लेकिन बिना कॉलम के नहीं बनेगा। तो जो कॉलम बेसिकली बनते हैं उन्हीं को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है टेबल में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पे टेबल बना देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये क्या हो गया, इट कॉल्ड्स कॉलम नेम। लेकिन बेसिकली ऐसे नहीं देते हैं, देते हैं इसको ऐसे, ये कॉलम हो गए, और इनको क्या बोलते हैं, इनको रोज बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये रो हो गया। तो किस फॉर्मेट में डेटा हुआ, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। अब इसमें जो डेटा होता है ये डेटा हो गया, डेटा का तो अलग ही मैटर है, ठीक है। लेकिन जो शो करने का डिटेल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस के अंदर, वो डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन फॉर्मेट्स में होता है, कॉलम और रो के फॉर्मेट में। तो ये चीज़ बेसिकली कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं। और जो फील्ड होती है, बेसिकली फील्ड को एंटिटी बोलते हैं, वो डिफरेंट उसमें हो सकती, फॉर्मेट में हो सकती है। जैसे कॉलम 1 है, मान लो ये क्या हो गया हमारा, इसको हमने नेम कर दिया, इसमें क्या हो गया, एड्रेस कर दिया, इसमें क्या कर दिया हमने, सैलरी कर दिया, ठीक। तो अलग अलग तरीके से एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलम डिफाइन होते हैं, इनको फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है इसको रो बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ लीजिए, फिर आगे चल के बताएंगे क्या होता है इसमें। और
तो ठीक है, नल मैंने बता ही दिया था। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और इनको पूछते भी हैं इंटरव्यू में, ठीक है। मैं नोट करके यहाँ नोट करके डाल दे रहा हूँ क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग जब क्लास सेशन एंड होने के बाद आज या कल जब भी आपके पास टाइम मिले तो ये चीज़ प्रिपेयर कर लेना फिर से। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, एसक्यूएल कॉन्स्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके कुछ की फीचर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं यहाँ पे। जैसे एक कॉन्स्टेंट होता है नॉट नल, दूसरा होता है डिफॉल्ट, तीसरा होता है यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन, चेक कॉन्स्टेंट, इंडेक्स। कुछ इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि एसक्यूएल में यूज़ होते हैं और सबके जो यूजेस हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे नॉट नल कॉन्स्टेंट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी। मीन्स आपका वो जो कॉलम ब्लैंक नहीं, ब्लैंक तो आप डाल सकते हो उसमें, नल नहीं होगा। नल और ब्लैंक में डिफरेंस होता है। नल मीन्स नथिंग, वो कोई वैल्यू से बराबर ही नहीं कर सकता, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, मतलब उसमें कोई कुछ भी नहीं जाता। लेकिन जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो एक कॉलम में डिफाइन करेंगे, जैसे हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमने दे दिया नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि आपका वो कॉलम नल होगा ही नहीं। जब भी हम इंसर्ट करने जाएंगे कॉन्स्टेंट्स का एरर आएगा। तो ये भी अपने माइंड में लेके चलिए, जब भी कॉन्स्टेंट्स के एरर्स आते हैं, ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कॉन्स्टेंट सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं यूज हो रहे हैं, इनमें से जिस कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रहा होगा वो उस कांस्टेंट, उस पे वो कांस्टेंट लगा होगा और उसको वायलेट कर रहा होगा, इसीलिए उसमें इंसर्ट नहीं हो रहा होगा डेटा। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके इस चीज़ दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ पे जैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स भी देख लीजिए कैसे बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम देते हैं जो फील्ड हम बनाना चाहते हैं, मीन्स कॉलम नेम हमने दे दिया यहाँ पे आईडी किस टाइप का दे दिया हमने, इंटीजर टाइप, ठीक। अब हमें यूज करना है यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे दे देंगे नॉट नल। अब करो क्रिएट, आप यहाँ इसको क्रिएट कर दिया तो आपका जो डेटाबेस में टेबल बन गया। कहाँ बन गया, आप यहाँ पे आके देखिए टेबल्स में एक टेबल बन गया है एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कल मैंने बताया था, सिलेक्ट कॉलम का नाम आईडी, प्रैक्टिस डालिए, एस्ट्रिक यूज मत कीजिए। जब आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं नॉर्मली कि आपको देखना है इस टेबल में कितने कॉलम है, तो आप वहाँ एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेरी राइट कर रहे हैं, जब आप प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे एस्ट्रिक मत यूज कीजिए, वो क्वेरी को स्लो कर देता है, प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम और कर दीजिए यहाँ से सिलेक्ट। तो अभी क्या मिला यहाँ पे आपको, खाली मिला, ठीक है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हम इसमें इंसर्ट करेंगे डेटा। जब ये नॉट नल कांस्टेंट हमने यूज कर लिया है, अब हम आगे जाके यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, नॉट नल। कांस्टेंट्स में देखें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसके डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट्स हैं, इसलिए हमें दिखेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट करने। इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम का नाम, आईडी। अगर एक ही कॉलम है इसमें, ठीक है,
तो हमें कॉलम का नाम देने की ज़रूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट जाके कंट्रोल शिफ्ट आर दबाते हैं तो ये एरर चला जाएगा। हमें हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है पे आईडी पे, हम डायरेक्ट वैल्यू में डाल सकते हैं क्योंकि एक ही कॉलम है। जब आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल, वो चीज़ बाद में बताऊँगा, नहीं कंफ्यूज है। वैल्यूज़ क्यों लिया गया है पता है, ये एक कीवर्ड है। वैल्यू क्यों नहीं लिया गया, वैल्यूज़ क्यों लिया गया, क्यों? क्योंकि जो भी हम इसमें डेटा डालने वाले हैं, मल्टीपल डेटा इसमें जा सकता है, इसलिए इसको वैल्यूज़ लिया गया। कभी भी केस सेंसिटिव हमेशा आपको देखना चाहिए कहाँ कैमल केस यूज होता है। मैं ये बताऊंगा कैमल केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, वो किस तरीके से कहाँ पे यूज करना चाहिए, एसक्यूएल सर्वर में किस केस में यूज करना चाहिए, आई विल टेल यू लेटर। बट अभी ये चीज़ हमें ये ध्यान देना चाहिए, जब भी हम कोई टेबल बनाए डेटाबेस में, तो टेबल में जो डेटाबेस में जो टेबल बन रहा है उसको प्लूरल बनाना है, सिंगुलर मत बताना, उसको प्लूरल बनाना है। उसमें यस ज़रूर लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड नहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स जाएंगे, इस वजह से आप यहाँ पे एस यूज करिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस आप लोग को यूज करना चाहिए, ठीक है? जब भी कोई टेबल बनाए एस लगाए। क्यों? क्योंकि जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे, मान लो कोड फर्स्ट अप्रोच नहीं, मान लो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, जब आप जनरेट करोगे EDMX फाइल तो वो क्या करेगा, वहाँ पे प्लूरल कर देगा, ठीक है? क्योंकि वो ये समझता है कि जो भी हम मॉडल बनाने जा रहे हैं वो मॉडल एक वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, उसमें मल्टीपल वैल्यू जाएंगे, इस वजह से वो प्लूरल बनाता है उसको। तो ये चीज़ ध्यान देना, जब भी आप टेबल बनाने जाए उसका नाम क्या होता है, एस लगाना, प्लूरल बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, ठीक है? लेट्स इंसर्ट हो गया। अब हम देखें यहाँ पे 1 आ गया। बट अगर हम यहाँ पे नल वैल्यू डालते हैं, फिर इंसर्ट करके देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू कॉलम आईडी टेबल दिस डेटाबेस, कॉलम डज नॉट अलाउ नल, इंसर्ट फेल। ठीक, तो क्या हो गया कि इंसर्शन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कॉन्स्टेंट यूज किया। कॉन्स्टेंट क्या यूज किया, नॉट नल, कि नल वैल्यू आप इसमें नहीं डाल सकते हो, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉट नल, क्योंकि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करना पड़ता है कि वैल्यू ब्लैंक रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है? आते हैं एक्सेल। अब ऐसे आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है, मान लो आप चाहते हैं कोई एक कॉलम बनाएं, ठीक है? हमारा एक टेबल है और उस पर हमने क्या किया कि मान लो जो इज एक्टिव कॉलम है, मान लो ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया इज एक्टिव, इज एक्टिव, ठीक है? और यहाँ पे हमने ले लिया बिट। बिट का मतलब होता है बुलियन, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बिट ले लिया और हमने यहाँ पे लगा दिया डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या दे दिया हमने, 1। अब इसको मैं एक बार ड्रॉप करता हूँ, फिर देखता हूँ। हेलो, यस सर थोड़ा जूम कर लीजिए या फिर फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज। हाँ, ओके सर। अब हमने इसको एम्प्लॉय को ड्रॉप किया, ठीक है? अब यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं, ठीक है? और इसको बनाते हैं, सॉरी, जहाँ पे मैं कुछ गलत करूँ और आप लोग पता है, आप लोग विदाउट हेजिटेशन कीपिंग कर, हमने क्रिएट कर दिया। अब जैसे हमने क्रिएट किया, सेलेक्ट किया हम यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, गलत ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है? यहाँ बता रहा है, मैंने क्या बताया था कि डेटाबेस में जो भी टेबल होता है ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। तो आपको प्रूफ भी मिल रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे एक्चुअल में वही बोला जाता है उसको, ठीक है? तो अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। आईडी दिखा हमें, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आईडी कॉमा दे दिया, सिलेक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं तो इसमें आईडी में 1 डाल दिया, ठीक है? मैंने इज एक्टिव में कुछ भी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, आप देखना है यहाँ पे क्या, सॉरी,
वन रो अफेक्टेड मीन्स कि एक रो इंसर्ट हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट करने जाएं यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है 1 1। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू ऐड एनी स्पेसिफिक वैल्यू इनटू दैट कॉलम। बाय डिफॉल्ट वट एवर वी डिफाइन इन वाइल क्रिएटिंग द टेबल इट विल इंसर्ट दैट वैल्यू। मतलब कि जब भी हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उस टेबल में तो जिस कॉलम पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रखा है वो वैल्यू उसमें इंसर्ट हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट इस तरीके से काम करता है कि आप किसी भी कॉलम पे सेट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू इसमें डिफ़ॉल्ट जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम बुलियन लेते हैं, मान लो हमारा एक टेबल है, हम चाहते हैं कि पहले जब भी डेटा इंसर्ट हो तो हर डेटा को वो एक्टिव करता चला जाए या इनएक्टिव करता चला जाए, तो हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे तो उस वैल्यू में हमें डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। मोहित नॉइज आ रहा हो तो बता देना। यस। ओके, तो एक्सेल पे आते हैं फिर से। यूनिक क्या करता है? यूनिक कि इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है वो डिफरेंट रहेगा। मतलब डिफरेंट का मतलब जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू ही इसमें आएगा। मतलब कि अगर हम कोई भी कॉलम बनाएं और उस पर हमने यूनिक की लगा दिया है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि इसमें जो भी वैल्यू सेट करेंगे वो वैल्यू कॉमन रहेगी, डुप्लीकेट नहीं होगा। इसीलिए हम यूनिक की यूज़ करते हैं, यूनिक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पे एक नया कॉलम दे दिया। क्या दे दिया हमने? एज। और यहाँ पे हमने दे दिया नॉट नल। नॉट नल भी दे सकते हैं और नल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी नल नहीं देंगे, बाद में नॉट नल यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी नॉर्मल हम यहाँ पे क्या कर देंगे? यूनिक, UNIQUE, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्रिएट। क्रिएट हो गया। अब हम जैसे इंसर्ट करने जाएंगे इसमें वैल्यू, देखना क्या होगा। जैसे हमने एज में इंसर्ट की, वैल्यू इंसर्ट हो गया। इस कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या आ गया? नल आ गया, ठीक है। फिर मैं इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूँ। अब क्या बता रहा है? अब देखो, अभी बता रहा है कि वायलेशन ऑफ यूनिक की कॉन्स्टेंट बोल रहा है, ठीक है। वायलेशन ऑफ यूनिक की कॉन्स्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन दिस ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डुप्लीकेट की हम इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट क्या? क्योंकि ऑलरेडी नल वैल्यू इसमें है, फिर से नल वैल्यू नहीं डाल सकते। तो कांस्टेंट जो आपका है वो इस बेनिफिट का, जो यूनिक कांस्टेंट है वो इसीलिए बेनिफिशियल होता है कि हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। क्योंकि नल भी एक तरीके से फर्स्ट टाइम ये डिफरेंट ही रहेगा, लेकिन फिर नल इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेसी होने लगेगी। इसलिए फर्स्ट टाइम तो इंसर्ट कर लिया, लेकिन सेकेंड टाइम क्या होगा? नहीं होने दिया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी की और यूनिक की दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है कि यूनिक की प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक आंसर, सबसे करेक्ट आंसर आप ये दे सकते हैं, प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन्स नल बट यूनिक की कंटेन्स नल। बाकी दोनों के जो फॉर्मूले हैं सब सेम है। और एक दूसरा फायदा और होता है प्राइमरी की का, वो फॉरेन की बन जाता है, यूनिक की नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो डिफरेंस पूछा जाए तो नॉर्मल बता सकते हैं कि यूनिक की में तो हम नल डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बार नल डाल सकते हैं, दोबारा नहीं। प्राइमरी की नल होल्ड नहीं करता है, वो अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरीके से कांस्टेंट हम यूज कर सकते हैं, यूनिक की कांस्टेंट। और अगर हम यहीं पे नॉट नल दे दें
तो फर्स्ट टाइम भी यूज नहीं करने देगा, मीन्स पहले बार भी इंसर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एक कांस्टेंट तो और लगा दी, दो कांस्टेंट हो गया ना, नॉट नल और यूनिक। तो उस केस में ना तो नल इंसर्ट करने देगा और ना तो डुप्लीकेट इंसर्ट करने देगा, दोनों चीज़ नहीं इंसर्ट करने देगा। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, ये यूनिकली हर एक रो को डिफाइन करता है टेबल में। कैसे आते हैं, तो जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे दे दिया जैसे नेम को मैंने प्राइमरी की बना दिया। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं, आप लोग गेस करना। एक बात और ध्यान देना जो कि इम्पोर्टेंट है, वो कि जो भी कीवर्ड मीन्स एसक्यूएल में जो भी कीवर्ड्स यूज हुए उनको नहीं यूज करना है कभी भी। आप यूज कर सकते हैं बट आप अवॉइड करना कि दूसरा नाम रख सकें। तो जैसे नेम हो गया, नेम क्या है, नेम एक कीवर्ड है, ठीक है, तो इस नेम कीवर्ड को हमें यूज नहीं करना चाहिए, या अगर आपको बनाना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बेस्ट वे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे नेमिंग दे सकते हैं। तो अब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं इनिशियल फेजेस में, जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्या किया, बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट करने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट का कमांड चलाया, ये बोल रहा है कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, मीन्स आपकी जो प्राइमरी की है वो अलाउ ही नहीं करेगी कि वैल्यू को इंसर्ट करे, नल वैल्यू इंसर्ट करे। तो हमें क्या यहाँ चुपचाप से ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे करना है, कॉमा करके जो भी वैल्यू इंसर्ट की जाती है एसक्यूएल में वो सिंगल कोट्स के अंदर होती है। डबल कोट्स एज ए स्ट्रिंग मत समझना कि डॉटनेट या जावा जहाँ भी यूज करते हैं डबल कोट्स में यूज करते हैं, यहाँ सिंगल कोट, ठीक है। यहाँ पे आप नेम डाल और यहाँ पे अब ट्राई करिए इंसर्ट, तो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया तो हमें तो दिखना भी चाहिए। तो क्या हुआ, हमें दिखा यहाँ पे ना मोहित 1 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगा है तो 1 ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। 1 वैल्यू मैं यहाँ पुट ही कर रहा हूँ, एज नल आ गया क्योंकि एज में हमने क्या किया, यूनिक की लगाया, ठीक है। अब हम इसमें फिर से यही सेम चीज़ इंसर्ट करने जाएं, देखो क्या होगा। ये पहले तो बोल रहा है कि प्राइमरी की वायलेट कर रहा है। पहले देखो ऐसा नहीं होता कि सारा चेक कर लेता है, एसक्यूएल में एक खास बात होती है कि जहाँ पे एरर मारता है वहीं रोक देता है। ये मतलब कहीं भी एरर आए वो तुरंत रुक जाएगा वहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, डुप्लीकेट की मोहित, ये पूरा बता रहा है मैसेज में, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज मोहित, मोहित 1 डाल देते, ठीक है। अब इंसर्ट करने की कोशिश करो, क्या इंसर्ट करेगा, अब नहीं करेगा। वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट्स, द डुप्लीकेट वैल्यू इज नल, इसमें यूनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, प्राइमरी की हो गया हमारा, फॉरेन की क्या हो गया, फॉरेन की सेम ही समझ लो कि आप जब हम एक प्राइमरी की को दूसरे उसमें टेबल में फॉरेन की बना देते हैं तब के केस में फॉरेन की होता है, ठीक है। मान लो जैसे कि आपकी आईडी है, आप उस आईडी को दूसरे टेबल में मैप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप मैप कर सकते हैं। जैसे कैसे मैप कर सकते हैं, यहाँ पे आए हम और थोड़ा नीचे कर, ये जो ये दिख रहा है ना मैसेज विंडो, इसको अगर हाइड करना तो कंट्रोल आर कर दो, इसको शो करना तो कंट्रोल आर कर दो, ठीक है, कंट्रोल आर। ओके। अब यहाँ पे हम जो टेबल बनाए हैं, जो प्राइमरी की है ये,
इस प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनाएंगे किसी दूसरे टेबल में। जैसे हमने एक नया टेबल बनाना है, एम्प्लॉय सैलरी मान लो, ठीक है। हम यहाँ पे दे दिए एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे हमने दे दिया क्या, सबसे पहले हमें देना है यहाँ पे मान लो उस बंदे की सैलरी कितनी, जो कि आज आप लोगों को आ गई होगी मे बी, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीजर भी ले सकते हैं, हम मनी भी ले सकते हैं, ठीक है। डेसिमल भी होता है, तो जिस फॉर्मेट में जैसे आपको सैलरी मैनेज करनी है उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बिग इंट भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लो किसी की 1 करोड़ सैलरी है तो मे बी वो ना आए इंट की लेंथ में, तो उसको बिग इंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है। यहाँ पे नॉर्मली मैं इंटीजर ले रहा हूँ, सैलरी इंट, ठीक है, कॉमा सैलरी इंट नॉट नल। अब यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट क्यों यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सैलरी एम्प्लॉय सैलरी टेबल एक सेपरेट में नॉर्मलाइजेशन भी, ये इसको नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। 5th एनफ तक होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। 5 स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे इसको नॉर्मलाइजेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत पड़ती रहेगी कि एक टेबल में यहाँ डेटा रख के उसको सेपरेट कर देना। आरडीबी में इसका ये भी रूल है कि नॉर्मलाइजेशन जितना करेंगे आप, आपको सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग ये सारी चीज़ें फास्ट होंगी और बहुत रीयूजेबल तरीके से होंगी, ठीक है। डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, मतलब डुप्लीकेट नहीं होने देंगे डेटा, इसलिए सारी टेबलों को नॉर्मलाइज किया जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि हम यहाँ पे नॉट नल क्यों यूज कर रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि आपकी जब सैलरी आपके अकाउंट में आएगी तभी इस टेबल में अपडेट होगी, ठीक है। तो जब आपके पास सैलरी आई नहीं तो इस टेबल में डेटा जाने का मतलब है, ऐसा तो है नहीं कि हम चले गए इस प्राइमरी की को यहाँ पे इंसर्ट कर दिए और फिर सैलरी दिए ही नहीं, सैलरी 0 कर दी, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली नॉर्मल जो एप्लीकेशन काम करते हैं वो तब करते हैं कि जैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई सैलरी अपडेट हो जाएगी कि हाँ इस बंदे के अकाउंट में सैलरी चली गई है, डेटा अपडेट, राइट। सो उस केस में हम नॉर्मलाइज कर, इसीलिए नॉट नल कंस्ट्रेंट यहाँ पे ज़रूर हो जाता है कि ये नल नहीं होना चाहिए, जब भी इसमें डेटा जाए डेटा नल नहीं होना चाहिए, इस वजह से नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज़ करना चाहिए। अब सॉरी पानी पी ले थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम अगर किसी देखो प्राइमरी की क्या, आप ऐसे सीधा इस पे राइट क्लिक किए, डिज़ाइन पे गए, वहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड प्राइमरी की कर दी, ये सब तो आप कर दिए। बट जब इंटरव्यू की टाइमिंग की बात आएगी, यूआई में देखकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू पैनल बैठेंगे सामने, वहाँ पे तो यूआई नहीं मिलेगा ना आपको, वहाँ पे आपको डायरेक्ट कोड पूछा जाएगा, राइट करके सिंटैक्स दिखाओ, तो वहाँ पे आप कैसे, इसलिए आपको सिंटैक्स याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम फॉरेन की ऐड करते हैं। फॉरेन की ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्राइमरी की यूज़ हो रहा है पहले टेबल में, उस प्राइमरी की का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नॉर्मली तो वही नाम रखते हैं जो वहाँ पे होता है, ठीक है, वैसे यहाँ भी नाम रखते हैं तो मैच करता है तो सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं नेमिंग कन्वेंशन के लिए यहाँ पे रख देता हूँ नेम PR, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या मैंने वैल्यू ली है, वहाँ पे वेयर क्या लिया है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइमरी की वहाँ पे इंटीजर लिया, नीचे बिग इंट ले लिया, बिग इंट, स्ट्रक्चर सेम रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की में सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट होगी, तब वो फॉरेन की में जाएगी। पहले ऐसा नहीं होगा कि फॉरेन की में या फिर प्राइमरी की में आएगा, क्योंकि जो प्राइमरी की जनरेट करेगा डेटा, वही डेटा आगे चल के दूसरे टेबल में रेफर होगा। गॉट इट? लेट्स कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे हमने ये लिखी, यहाँ पे लिखना पड़ता है FOREIGN, फॉरेन की रेफरेंस, REFERENCES। रेफरेंसेस किस पे रेफरेंस देना चाहते हैं, किस टेबल पे रेफरेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेबल नेम। टेबल नेम क्या होगा, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर किस कॉलम पे आप रेफरेंस रखना चाहते हैं, हमें उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो उस कॉलम का नाम हमारा हो जाएगा नेम।
दिस इज द प्रोसेस हाउ यू कैन क्रिएट अ फॉरेन की इन सेकेंड टेबल। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। गॉट इट। अब इसको करते हैं सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके देखते हैं फिर एक नया कांस्टेंट कैसे काम करता है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन ये नॉलेजेबल है, तो हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने तो इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आर, हमने एक टेबल बना लिया। अब क्या है, क्योंकि ये एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि क्रिएट कर रहा है ना, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए सेलेक्ट करो कंट्रोल के सी, कंट्रोल के सी से कमेंट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट। ओके, अब हम क्या करने, हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वैल्यू और ये चेक करेंगे कि क्या प्राइमरी फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फॉरेन की कंस्ट्रेंट वो भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, एक नया इसको कॉपी करते हैं, नया रो बनाते हैं यहाँ पे, और सेम टेबल को हम पेस्ट कर देते हैं। इस टेबल में हमारा क्या होगा, सैलरी का कॉलम, यहाँ सैलरी दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें कुछ वैल्यू डाल ही नहीं रहे हैं। मान लो मोहित की सैलरी 1 महीने की 1 लाख रुपया है। ठीक, अब चलो हम इसको इंसर्ट करते हैं। अब ये इंसर्ट हो गया, इंसर्ट तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेम वेर है। एक सेकंड, फॉरेन की लिस्ट वेर के checking the employees if it contains any null value. Multiple list. One second. ओके, इसमें ये कह रहा है कि यूनिक जो फॉरेन की वो अलाउ करता है नल वैल्यू, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करता है कि नल वैल्यू अलाउ करता है, इवन अगर मैच ना करे डेटा तो भी अलाउ करता है। तो एक बार हम इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं ये काम करता है। ओके, ये ठीक। अब इसको हम सिलेक्ट किए यहाँ से, इसमें मोहित 2 मोहित 17। अब अगर हम इसकी वैल्यू में एज में यहाँ पे डाल दिए, नेम में मान लो इनको सॉरी अब इसमें क्या कह रहा है, अभी ये बता रहा है कॉन्फ्लिक्ट
इसका ये मतलब है कि कह रहा है कि जो डेटाबेस में है नल तो अलाउ कर देता है, बट अगर आप डिफरेंट नेम डाल रहे हो उस फॉरेन की में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया बेसिकली। जो प्राइमरी की का टेबल है उसमें जो एग्जिस्ट करता है प्राइमरी की वैल्यू, वो अगर आप नहीं डाल रहे हो फॉरेन की वाले टेबल में, तो वहाँ पे वो वायलेट करेगा कंस्ट्रेंट को और फिर वो इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द कन्फ्लिक्ट अकर्ड इन द डेटाबेस इन दिस डेटाबेस कॉलम नेम। ठीक है, तो ये जो नेम कॉलम बना हुआ है इसमें एम्प्लॉय सैलरी में इंसर्ट कर रहे हैं, किस में, सैलरी और नेम पीआर में, ये दो चीज़ है। क्योंकि इस पर जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है नेम का लगा हुआ है, अगर हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इंसर्ट नहीं करने देता है। जैसे हम इसको चेंज करेंगे, मोहित सेवन करेंगे, ये इंसर्ट करने देगा। ठीक है, इंसर्ट करने देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो फॉरेन की होता है वो नल अलाउ करेगा, बट जब वैल्यू हम इंसर्ट करने जाएंगे तो अगर वैल्यू मैच नहीं करेगा जो फॉरेन की, जो प्राइमरी की ऑलरेडी अवेलेबल है इन प्राइमरी की टेबल, वो अगर उससे मैच नहीं करेगा डेटा तो अलाउ नहीं करने देगा, वहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट का एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये डाल दिए तो ये बता रहा है कंस्ट्रेंट्स, तो ये एरर आता है, ये है फॉरेन की। अब आते हैं हम चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। चेक कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये जो कॉलम होता है उस पर हम कंडीशन, ये हमेशा इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि चेक कंस्ट्रेंट बताओ क्यों यूज़ होता है। चेक कंस्ट्रेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम है उस पर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो, तभी जाके उसमें डेटा इंसर्ट कर ले। मान लो आपने ये करना है कि एक टेबल है, आपने ये करना है कि उसमें जो भी डेटा है वो 18 या 18 प्लस ईयर्स का डेटा जाना चाहिए। मान लो एज है, एज पे आपने चेक कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि इसमें जो भी इंसर्ट होगा रिकॉर्ड वो 18 का रिकॉर्ड होगा, 18 प्लस का रिकॉर्ड होगा। तो उस केस में हम चेक कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर ये क्या बोलते हैं इसमें कांस्टेंट है। इसको हम चलो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। ठीक है, एक नया टेबल हमने बना लिया, इसको अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल के यू। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बना लिया, एम्प्लॉई एड्रेस। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया कि हम चेक कंस्ट्रेंट लगा के देखेंगे, दोनों को हटा दो, और यहाँ पे हम सिर्फ एज का एक कॉलम बनाएंगे, एज। यहाँ पे ले लिया हमने इंटीजर, यहाँ पे ले लिया हमने नॉट नल इसलिए कि ये हम नहीं चाहते कि कॉलम नल हो। अब इसमें लगाएंगे चेक कंस्ट्रेंट, CHECK। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपनी कंडीशन पास करेंगे। लॉजिक, क्या लॉजिक होगा, जो कॉलम है एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इस केस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। इसको हमने क्या किया, लिया और डेटा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल। नाउ जस्ट सेलेक्ट दिस एंड यू कैन सी द एज कॉलम। अब हम इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसको पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करने के बजाय आप इसको डायरेक्ट यहाँ माउस ले जाकर ऐसे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं इंसर्ट, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसमें इस टेबल का नाम दिए और इस टेबल का जो कॉलम है उस कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ दे दिया, और यहाँ पे हम जाएंगे एज इंसर्ट करने। चलो मान लो मेरी एज 1 साल है, मैंने 1 साल इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट होगा, वाओ। अगेन कन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्ट्रेंट, जो कि एज, इसमें एक कंस्ट्रेंट लगा है कॉलम नंबर एज। तो एज ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज कंस्ट्रेंट को ऐड किया।
अब इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम 18 करेंगे यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ एज 18 यहाँ पे ऐड है। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे मल्टीपल टाइम्स, ये हो गया ऐड। ठीक, तो समझ में आया ना चेक कंस्ट्रेंट्स कैसे काम करता है, उस पर हम किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग इस चीज़ को वो कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको पता भी है तब भी, नहीं पता है। अब आते हैं इंडेक्स पे, जो कि नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडेक्स। वाई वी नीड टू डू, वन वी नीड टू यूज़ द इंडेक्स। हमें इंडेक्स की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों बनाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से नॉर्मली ये समझ में आता होगा कि एक नंबर, अभी इन जनरल आप अगर पता है आपको प्रोग्रामिंग, और वैसे भी नॉर्मली लोग बिना टेक्निकल भी जो नहीं रहते उनको भी पूछेंगे इंडेक्स, तो उनको भी माइंड में भी आ जाए कि एक नंबर होता है इंडेक्स। ठीक है, तो इसको क्यों यूज करते हैं इंडेक्स, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस वेरी क्विकली। मतलब हम इसको जल्दी से वो क्या बोलते हैं रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डेटा इंसर्ट करने के लिए, रिट्रीवर के लिए यूज होता है, फेच करने के लिए डेटा फ्रॉम डेटाबेस, इसलिए इंडेक्स यूज़ किया जाता है। और ये इंडेक्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल टाइप्स के भी हो सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो इंडेक्स हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक एक इंडेक्स बन जाता है। ठीक, जब भी हम प्राइमरी की बनाते हैं तो ऑटोमेटिक इंडेक्स बन जाता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर इंडेक्स। तो इंडेक्स भी टाइप का होता है क्लस्टर, और एक होता है नॉन क्लस्टर। एक क्लस्टर, नॉन क्लस्टर, दो टाइप के इंडेक्स होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे कि इंडेक्स कैसे बनता है, वो चीज़ हम दिखा देते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय सैलरी, इसमें हमने प्राइमरी की बनाया था, नहीं हमने प्राइमरी की, मान लो प्राइमरी की नहीं बनी, प्राइमरी की जिसमें बनी वो तो बन गया। नॉन क्लस्टर इंडेक्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें करना पड़ता है क्या, क्रिएट इंडेक्स और फिर इंडेक्स का नाम। तो मान लो इंडेक्स का नाम ऐसे देते हैं index_, किस टेबल पे हम या किस कॉलम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एज कॉलम पे, AGE, एज, इंडेक्स एज। ऑन मतलब किस टेबल पे लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नाम देंगे हम, यहाँ पे नाम देंगे टेबल का नाम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे और उस कॉलम का नाम देंगे जिस पे हमें इंडेक्स लगाना है। हमने क्या किया, एज दे दिया। ये क्रिएट इंडेक्स कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब अगर हमें इंडेक्स देखना है तो देखते हैं क्या इंडेक्स यहाँ मिलता है, हमें नहीं मिलता। सैलरी क्या है, एम्प्लॉय एड्रेस है ना, एम्प्लॉय एड्रेस क्या मिला यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, नॉन यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें इंडेक्स एज ये नाम मिल गया यहाँ पे, इस कॉलम पे लगा हुआ है इंडेक्स, तो दिख गया। तो जो भी डेटा हम रिट्रीव करेंगे फास्टर रिट्रीवल होगा, क्योंकि अंदर ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि जो रिफ़र करता रहता है अगले नोड को पॉइंट करता रहता है। इसमें एज अ पॉइंटर यूज़ होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स में। ठीक है, और क्लस्टर इंडेक्स में पेजिंग यूज़ होता है। तो मैं जब डेप्थ में पढ़ाऊँगा ये चीज़ कि क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये समझो कि एज अ पॉइंटर यूज होता है। पॉइंटर मतलब अगली रो को पॉइंट करता रहता है, इस वजह से डेटा फास्ट रिट्रीवल होता है। तो इसको जब ज़रूरत पड़ती तभी यूज करते हैं, नहीं तो हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन क्लस्टर इंडेक्स। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन।